हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ट्रिकी बोर्ड। अगर आप भी फरवरी गणित का पेपर देने जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 2024 के बारे में। आपने अभी तक नहीं पढ़ा है, तब भी आप इस वीडियो को पूरा अगर देखते हैं तो आपका लगभग 95% मार्क्स आना तय है। ठीक है, जो हम लोग 2024 के बायो पेपर के बारे में पूरा सॉल्यूशन देखने वाले हैं, एक एक सवाल को देखने वाले हैं। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए आइए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि पहला सवाल दिया गया है, बोला गया है किन्हीं दो संख्याओं का एलसीएम 60 और एचसीएफ 3 है। एक संख्या 12 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। यानी कि आपको क्या दिया गया, आपको दिया गया है दो संख्या है तुम्हारे पास, दो संख्याओं में से एक संख्या दे दी गई है और उसका एलसीएम दे दिया और एचसीएफ दे दिया गया है। यानी कि संख्याएं क्या दी हैं, देखिए फर्स्ट संख्या तो है एक सिर्फ, यानी कि हमें दिया गया है एलसीएम दिया गया है। एलसीएम जो दिया गया है वो दिया गया है आपको 60। एफ जो दिया गया है वो दिया गया है आपको 3। इसमें से एक संख्या आपको दे दी गई है, मान लीजिए एक बराबर आपको दे दिया गया है 12। ठीक है, तो आपसे बी पूछ लिया गया है, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे आप। दो पूर्णांकों के लिए मैंने बताया था आपको, बहुपद जब पढ़ाया था तो दो पूर्णांकों के लिए होता है दो पूर्णांकों के लिए होता है ए इंटू बी बराबर होता है एच सी एफ गुणा एल। 12 बी बराबर एच सी एफ आपका 3 और एलसीएम आपका 60। अगर बी निकालना है तो 12 का पक्षांतर कर देंगे तो आएगा 3 गुणा 60/12। 12 से इसको डिवाइड करेंगे तो 5 बार हो जाएगा और बी का वैल्यू निकल के आ जाएगा 15। ठीक है, क्या सवाल हो गया। इसी क्रम में चलते हुए हम लोग दूसरे सवाल को देखते हैं। दूसरे सवाल में बोला गया है, यहाँ लिखा होगा स्क्रीन पे आपको सवाल आ जाएगा। बोला गया है एक शून्योत्तर परमेय संख्या और एक अपरमेय संख्या का गुणनफल होता है। तो आपको फर्स्ट हो गया। ठीक है, बोला जा रहा है एक शून्योत्तर परमेय संख्या और एक अपरमेय संख्या का गुणनफल होता है। यानी बोल दिया गया है कि एक परमेय संख्या है आपके पास, एक अपरमेय संख्या है। एक परमेय संख्या को अगर अपरमेय संख्या के साथ गुणा करते हैं तो कैसी संख्या प्राप्त होती है। मान लीजिए आपके पास ये परमेय संख्या 2 है और अपरमेय संख्या √3 है। इन दोनों का अगर हम आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो हमें 2√3 प्राप्त होगा, जो कैसी संख्या होगी, एक अपरमेय संख्या होगी। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, सदैव अपरमेय संख्या प्राप्त होगी। तो चलते हुए हम लोग तीसरे सवाल को देख लेते हैं। तीसरा सवाल क्या बोल रहा है। तीसरे सवाल में बोला जा रहा है रेखा युग्म समीकरण x+2y -5 बराबर 0 और 4x+8y - 20 बराबर 0 के हल होंगे। यानी कि आपको दो रेखाएं दे दी गई, दो रेखा युग्म दे दिए गए, दो रेखा युग्म समीकरण दे दिए गए। पहला दिया है x+2y -5 दे दिया गया है 4x+8y -20 बराबर 0। पहली रेखा से देखें तो पहली रेखा से हमें a1 बराबर 1 मिल जाएगा, b1 बराबर मिल जाएगा 2 और c1 बराबर मिल जाएगा आपको -5। यहाँ से देख लेंगे तो a2 बराबर आपको मिल जाएगा 4, बराबर आपको मिल जाएगा 8 और c2 बराबर आपको मिल जाएगा -का।
अब क्या करना है, अगर इस तरीके का सवाल आपके एग्जाम में आ जाता है तो आपको क्या करना है, हल बताने हैं। तो हल कैसे निकालेंगे, हमें सबका अनुपात निकाल देना है। तो अनुपात निकालेंगे यानी कि A1/A2 B1/B2 निकाल लेंगे। ये कितना निकल के आएगा, देखिए 2/8 करोगे, 2 से 4 डिवाइड करेंगे 4 बार, 1/4 ये भी आ गया। C1/C2 करोगे तो -5/-20 हो जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, 5 से 20 को काटोगे तब भी 1/4 ही। तीनों अनुपात बराबर हैं, यानी कह सकते हैं B1/B2 C1/C2। अगर तीनों अनुपात बराबर होते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर जो रेखाएं होंगी वो रेखाएं एक दूसरे को जो रेखाएं होंगी वो एक दूसरे के समांतर होंगी। जब समांतर रेखाएं होंगी तो इनका जो हल होगा वो आपका कोई हल नहीं होगा, ठीक है। जब दो रेखाएं आपस में कैसे हो जाती है, एक दूसरे के समांतर हो जाती है, यानी कि इस तरीके की रेखाएं हो जाए आपके सामने। ये पहली वाली रेखा, इसको रेखा 1 मान लेते हैं, ये रेखा आपकी 2 हो जाएगी। जब दोनों रेखाएं आपस में बड़ा एक दूसरे के समांतर हैं, जब समांतर होती हैं तो क्या होता है, ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को कहीं ना काटेंगी ना स्पर्श करेंगी, तो यहाँ पे कोई हल आपको प्राप्त तो नहीं होगा। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर थर्ड सही हो जाएगा इसका, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल चौथा क्या कह रहा है, बोला जा रहा है वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात, क्या कह सकते हो, वह सबसे बड़ी संख्या जिससे 70 और 125 को विभाजित करने पर क्रमशः शेषफल 5 और 8 प्राप्त होता है, ठीक है। ये आपको बोल दिया गया है, आपको बोला जा रहा है कि वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 70 और 125 को विभाजित करने पर 5 और 8 शेष प्राप्त होता है। तो सबसे पहला काम क्या है, जो संख्याएं दी गई हैं, आपको संख्याएं दी गई हैं, 70 व 125 दिया गया है। इसको कौन सी संख्या से विभाजित किया जाए कि शेषफल 5 और 8 प्राप्त हो, यानी कि शेषफल दिया गया है आपको 5 व 8। सबसे पहला काम क्या है, सबसे पहला काम ये है कि आपको इन शेष फलों को क्रम शेष में से घटा देना है। 70 में से 5 को घटा दो और 125 में से 8 को घटा दो, यानी कि हमें संख्याएं पता कर लेनी है शेषफल रहे। शेषफल रहे संख्याएं में से 5 माइनस कर दिया तो 65 आ जाएगा। 125 में से 8 माइनस कर दोगे तो आपका आ जाएगा 117। अब जो संख्याएं आ गई हैं वो क्या कर लेना है, उन संख्याओं का आपको एचसीएफ निकाल देना है। एचसीएफ निकालना सभी को आता है, बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, अभाज्य गुणनखंड विधि से निकाल सकते हैं आप लोग। 65 की जब फैक्टर करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, 65 की फैक्टर करने पर आपको 5 × 13 मिलेगा। 117 के फैक्टर करेंगे तो आपको मिल जाएगा यहाँ से 3 × 3, एचसीएफ जो कॉमन पद होगा वही इसका एचसीएफ होगा। यानी कहने का मतलब है 70 और 125 को अगर 13 से विभाजित किया जाए या 13 से भाग दिया जाए तो आपको शेषफल 5 और 8 प्राप्त होगा। यानी कि आप ऑप्शन नंबर जो है वो फर्स्ट सही हो जाएगा, ठीक है। इसी क्रम में हम लोग चलते हुए सवाल को देखते हैं। 5वें सवाल में बोला जा रहा है कि 3 के प्रथम 5 गुणजों का योग होगा। तो 3 के प्रथम 5 गुणज कौन कौन से होंगे वो देख लेते हैं हम लोग, ठीक है।
3 के प्रथम 5 गुणज कौन कौन से हो जाएंगे? आपका 3 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 12 हो जाएगा और 15 हो जाएगा। कितना हो गया? 3 के गुणज कौन कौन से हो जाएंगे? जाएगा, 6 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 12 हो जाएगा और 15 हो जाएगा। बोला गया है कि 3 के प्रथम 5 गुणजों का योग होगा, यानी कि इन सबको क्या करना है? जोड़ देना है। तो जोड़ दो भाई, 3 प्लस 6 प्लस 9 प्लस 12 प्लस 15, काउंट कर लो। 6 3 9, 9 और 9 18, 18 और 12 करोगे तो हो जाएगा आपका 30, 15 जोड़ोगे कितना आ जाएगा? 45 आ जाएगा, यानी 45। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। ठीक है, इसी क्रम में हम लोग क्या करते हैं, आगे और देखते हैं सवालों को। सवाल नंबर 6 की बात करते हैं हम लोग। सवाल नंबर 6 में क्या बोला जा रहा है? सवाल नंबर 6 में बोला जा रहा है द्विघात समीकरण 2x² माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दिए गए समीकरण के विविधकर शून्य से कम है, समीकरण के कोई मूल वास्तविक नहीं है, समीकरण के विविधकर शून्य है, समीकरण के मूल वास्तविक है। हमें क्या करना है? इन चारों ऑप्शनों को चेक करना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है, कौन सा ऑप्शन सही नहीं है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा? सबसे पहला काम हमें करना है कि हमें विविधकर निकालना होगा, यानी डी का वैल्यू निकालना होगा। तो डी का वैल्यू कैसे निकालते हैं? विविधकर निकालने के लिए हमें फॉर्मूला पढ़ाया जाता है कि डी बराबर आपका होता है b² माइनस 4ac, यानी समीकरण हमें दिया गया है 2x² माइनस 4x प्लस का 3 दिया गया है 0। यहाँ से हम ए बी और सी की वैल्यू निकाल देते हैं, तुलना कर लेते हैं ax² प्लस bx प्लस c से तुलना करते हैं, बराबर निकल के आता है 2, बी बराबर निकल के आता है -4 और सी बराबर निकल के आता है। अब विविधकर निकालना है, विविधकर के लिए हमें क्या करना होगा? b² माइनस 4ac लगाना होगा, ये इसका फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला लगा दो, -4 का वर्ग -4 गुणा 2 गुणा 3, 4 का वर्ग करोगे 16 हो जाएगा, माइनस का यहाँ पे 4 दूनी 8 किया 24 हो गया, यानी कि आंसर जो निकल के आ गया वो माइनस का 8 निकल के आ गया, यानी कि डी का जो मान है वो 0 से कम हो गया। जब डी का मान 0 से कम हो जाएगा तो इस कंडीशन में क्या होगा? इस कंडीशन में देखिए 0 से जब कम हो जाता है, यानी कह सकते हैं कि जो डी का वैल्यू निकाल हमने वो डी इज लेस देन 0 हो गया। जब डी का वैल्यू 0 से कम होगा तो पहला वाला ऑप्शन सही है आपका, दिए गए समीकरण के विविधकर 0 से कम है, उसके बाद समीकरण का कोई मूल वास्तविक नहीं है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। यहाँ पर ए और बी सही है, यानी कि ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? पहला ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं 7वें क्वेश्चन की। तो 7वें क्वेश्चन में देखिए क्या बोला जा रहा है। 7वें क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि आपके पास एक आयत है AOBC, जिसके 3 शीर्ष आपको दिए गए हैं। ठीक है, ए दिया गया है 0,3, दूसरा ओ दिया गया है 0, फिर से 3, और तीसरा दिया गया है आपको 5,0 का विकर्ण है। ठीक है, यानी आपको एक आयत दिया गया है, ये आयत हो गया ए ओ बी और सी, ये आपको आयत दे दिया गया है। ए के निर्देशांक जो दिए गए हैं वो 0,3 दे रखा है, बी के निर्देशांक भी यहाँ पे जो दिए गए हैं वो 0,
देखो आयत में क्या होता है, आयत में दोनों विकर्ण जो होते हैं आपस में बराबर होते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, हमसे विकर्ण का मान पूछा गया है तो हम क्या करते हैं, हमें दो निर्देशांक पता है ए और बी, तो हम मध्य की दूरी लगा के यानी दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला लगा के इसको बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। यानी कि मेरे पास क्या है, मेरे पास गिवन है या दिया है ओ की निर्देशांक निकाल लेना है। बराबर क्या हो जाएगा, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला लगा देंगे। फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 का वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का वर्ग। ठीक है ना, फॉर्मूला तो हमने लगा दिया, वैल्यू रख देते हैं। तो देखिए यहाँ से क्या कर रहे हैं हम लोग, ए और बी निकाल रहे हैं, तो x2 का मान 5 हो गया, x1 का मान 0 हो गया, यानी 5 माइनस 0 का वर्ग प्लस यहाँ y2 का मान 0 हो जाएगा और y1 का मान 3 हो जाएगा। 5 का जब वर्ग करेंगे तो आएगा 25, 0 में से 3 घटाओगे माइनस का 3 रहेगा और 3 का वर्ग करने पर हमें मुझे मिलेगा 9। दोनों को ऐड करने पर हो जाएगा आपका रूट में 34। ये आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी क्रम में हम चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल देखते हैं क्या बोला जा रहा है। अगले सवाल में बोला जा रहा है, यदि समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस 5/4 बराबर 0 का एक मूल 1/2 है तो के का मान है। ठीक है, हमें क्या करना है, के का वैल्यू निकालना है। यहाँ से के का वैल्यू क्या होने वाला है। ठीक है, चलिए हम लोग मतलब हो गया वो कि वो x का वैल्यू दे रखा है, यानी x का वैल्यू क्या है, आपके पास x का वैल्यू 1/2 है। तो इस समीकरण में x के स्थान पर 1/2 रख देना है आपको, यानी बन जाएगा 1/2 का वर्ग प्लस के मल्टीप्लाई 1/2 माइनस का 5/4 बराबर हो जाएगा आपका 0। 1/2 का वर्ग करोगे तो 1/4 मिलेगा प्लस 1/2 के हो जाएगा माइनस का 5/4 बराबर 0। 1/4 में से माइनस का 5/4 जब घटाएंगे तो यहाँ देखो दोनों की जगह हर समान है, तो मुझे मिलेगा 1/2 के माइनस का 4/4 मिल जाएगा, यानी हर समान है तो अंशों को आपस में हम माइनस कर देंगे। 4 से 4 डिवाइड हो जाएगा, यानी 1/2 के -1 बराबर हो जाएगा 0। -1 का अगर हम पक्षांतर कर देते हैं तो 1/2 के बराबर बन जाएगा आपका 1, और के का वैल्यू निकालेंगे तो के बराबर आपका 2 से यहाँ कर दो मल्टीप्लाई, तो के बराबर जो बन जाएगा वो 2 बन जाएगा, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर आपका ए, पहला ऑप्शन कैसा हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसी क्रम में चलते हुए हम लोग अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगले सवाल में बोला जा रहा है, दो त्रिभुज समरूप होते हैं, यानी दो त्रिभुज समरूप कब होते हैं, दो त्रिभुज समरूप तब होते हैं जब इनके संगत कोण आपस में बराबर हो। ठीक है, उसके साथ साथ इनकी संगत भुजाओं का जो अनुपात है, या कह सकते हो जो अनुपात है वो भी बराबर हो, या कह सकते हो संगत भुजाएं जो हो वो समानुपाती हो। ठीक है ना, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर थर्ड आपका सही हो जाएगा, यानी उपर्युक्त दोनों। दो त्रिभुज समरूप तब होते हैं जब उनके संगत कोण बराबर होते हैं तथा कि संगत भुजाओं का अनुपात समानुपात होता है, कह सकते हो ऐसा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, यानी कि उपयुक्त दोनों। तो इसी क्रम में बढ़ते हुए हम लोग चलते हैं अब सवाल नंबर 10 की ओर।
10वें सवाल में देखो क्या बोला जा रहा है। देखिए 10वें सवाल में जो बोला जा रहा है कि यदि एक समकोण त्रिभुज एबीसी में कोण सी 90, ए सी 3 सेंटीमीटर और बी सी 4 सेंटीमीटर है तो बिंदु सी से जाने वाली मध्यका की माप होगी। यानी आपके पास क्या है, एक समकोण त्रिभुज एबीसी है, ये रहा आपका समकोण त्रिभुज एबीसी, ये हो गया आपका 90। ए सी बराबर दिया गया है 3 सेंटीमीटर, ये दिया गया है आपको, दिया गया है 4 सेंटीमीटर। सबसे पहला काम देखो करना क्या है, सबसे पहले मुझे ए बी का वैल्यू यानी कर्ड का वैल्यू निकाल लेना है। उसके बाद उसमें बोला है कि जो सी है, बिंदु सी से जाने वाली मध्यका की माप निकालनी है। तो देखिए बिंदु सी से जो मध्यका जाएगी वो क्या करेगी, कर्ड को 2 बराबर भागों में विभाजित कर देगी। ठीक है, सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, कर्ड निकाल लेते हैं यहाँ से। यानी कि मेरे पास उपलब्ध क्या है, दिया है, ठीक है ना। ए सी बराबर आपके पास 3 सेंटीमीटर, बी सी बराबर आपके पास 4 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो ए बी कितना होगा, अगर किसी त्रिभुज में दो भुजाएं दी जाए और तीसरी भुजा ज्ञात करनी हो तो हम लोग पाइथागोरस प्रमेय का यूज कर लेते हैं। वर्ग यानी कर्ण क्या है आपका, ए बी है यहाँ पे, ए बी है कर्ण, ठीक है। ए बी का वर्ग बराबर लंब वर्ग प्लस आधार वर्ग यानी ए सी का वर्ग प्लस बी सी का वर्ग, ठीक है। इसका वर्ग तो मुझे निकालना ही है। ए सी क्या है, ए सी आपका 3 दिया गया है और बी सी आपका 4 दिया गया है। वर्ग कितना हो जाएगा, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, ए बी का वर्ग आपका हो जाएगा 25, और यहाँ से जब वर्ग घटेगा तो यहाँ वर्गमूल आएगा, यानी 25 का वर्गमूल ले लेना है। ए बराबर आ गया आपका 5 सेंटीमीटर। हमसे पूछा गया है कि बिंदु सी से जाने वाली मध्य का मान लो सी एम है, इसका वैल्यू निकालना है। तब सी एम क्या हो जाएगा, ए बी बटे 2 हो जाएगा, यानी कि 5/2, यानी कि 2.5 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए इसी क्रम में हम लोग अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं कि अगले सवाल में क्या बोला जा रहा है। 11वां सवाल है। 11वें सवाल में बोला जा रहा है यदि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 1 है तो साइन पे पावर 4 थीटा प्लस कॉस पे पावर 4 थीटा का मान होगा, ठीक है। इसका वैल्यू हम लोगों को फाइंड करना है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक करें, ठीक है। हम लोग इस वीडियो में 2024 के वायरल पेपर का फुल सॉल्यूशन करने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए हमारे पास क्या है, हमारे पास है यहाँ पे कि साइन थीटा और आपको 1 दे रखा है, तो साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा का मान ज्ञात करना है। देखिए कैसे निकालते हैं, हम लोग क्या करते हैं, इसका वर्ग कर देते हैं। तो वर्ग करने पर क्या होगा, वर्ग करने पर हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल वर्ग बराबर 1 का वर्ग। यहाँ वर्ग करेंगे तो हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, लोगों ने पढ़ा होगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस का 2a।
1 का वर्ग करोगे 1 आएगा और ये आपकी सर्वसमका बन गई। सर्वसमका यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, माइनस यहाँ हो जाएगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर 1। 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, माइनस का 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर आ जाएगा आपका 0। यानी कि साइन थीटा इंटू कॉस थीटा आपका हो गया 0। 2 से 0 को डिवाइड करोगे 2 0 ही आएगा। हम लोग लिखेंगे यहाँ पे चूंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है। से पावर 4 का वैल्यू पूछा गया है, यानी साइन पावर 4 प्लस कॉस पावर 4। तो करना क्या है, यहाँ पे दोनों पक्षों का फिर से वर्ग कर देना है, यानी कि वर्ग करने पर तो वर्ग करोगे क्या बनेगा, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 का वर्ग। इसका वैल्यू खोल देंगे तो बन जाएगा साइन पावर 4 थीटा प्लस कॉस पावर 4 थीटा। हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन थीटा कॉस थीटा का होल वर्ग बराबर। इसका वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, देखिए 0 निकला था, यानी कि हो जाएगा साइन पावर 4 थीटा प्लस कॉस पावर 4 थीटा प्लस 2 इंटू 0 पावर 4 थीटा प्लस कॉस पावर 4 थीटा। इसका वैल्यू भी कितना निकल के आ जाएगा, 1 निकल के आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट सही हो जाएगा इसका भी। ठीक है, तो आप लोग नोट कर लीजिए। हम लोग सवाल नंबर 12 पे 12वें सवाल में देखिए क्या बोला जा रहा है। 12वें सवाल में बोला जा रहा है कि साइन 2a बराबर 2 साइन ए। बराबर क्या दिया है, 2 साइन ए दिया है। यहाँ से देखो साइन 2a बराबर 2 साइन दिया है, तो बताना है कि a का ऐसा कौन सा मान रख दें कि दोनों साइड आपस में बराबर रहे। तो यहाँ पे हम लोग वैल्यू खोल देंगे 2 साइन ए इंटू कॉस ए बराबर 2 साइन। ठीक है, साइन 2a का ये वैल्यू होता है। तो 2 साइन ए से 2 साइन ए कट जाएगा, कॉस के बराबर आ जाएगा आपका 1। कॉस में 1 कितने का मान होता है, कॉस 0 का मान होता है। कॉस ए बराबर आ जाएगा आपका कॉस 0 डिग्री बराबर आपका हो जाएगा 0 डिग्री। तो यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही हो जाएगा। हम लोग अगले सवाल की ओर देखते हैं। अगले सवाल में देखिए बोला जा रहा है कि 4 tan थीटा इक्वल टू 3। तो 4 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बटे 4 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का वैल्यू होगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। निकालना क्या है, आपको बताना है कि यहाँ से टेन थीटा का वैल्यू क्या बनेगा, सबसे पहले तो वो निकाल। तो 3/4 बन जाएगा ना, आपको निकालना है
गौर से देखो तो ऊपर से कॉस कॉमन ले लो, नीचे से कॉस कॉमन कर लो, तो क्या बनेगा? आप लोगों ने टेन थीटा बराबर पढ़ा होगा, बराबर क्या होता है? टेन थीटा बराबर आपने पढ़ा होगा कि साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है। वही करना है कि ऊपर से भी कॉस कॉमन, नीचे से भी कॉस कॉमन। ऊपर से जब कॉस थीटा कॉमन लोगे तो बन जाएगा अंदर आपका 4 साइन थीटा बटे कॉस थीटा प्लस 1। कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, साइन बटे कॉस क्या होता है? टेन होता है आपका। तो 4 टेन थीटा माइनस 1 बटे 4 टेन थीटा प्लस पुट करो यहाँ पे, क्या बनेगा? 4 इंटू 3/4 माइनस 1 बटे 4 इंटू 3/4 प्लस 1। 4 से 4 खत्म, ऊपर बचा 3 माइनस 1 बटे 3 प्लस। ठीक है, तो कितना आएगा? 3 में से 1 घटाओगे 2 आएगा, और नीचे 3 में 1 जोड़ोगे 4 आएगा। तो आंसर आपका जो बनेगा वो 1/2 बन जाएगा। ठीक है, इसी क्रम में हम लोग अगले सवाल को और देखते हैं। देखिए, हम लोग सवाल, हमने कितने 13 सवाल हैं, 13 सवाल कंप्लीट कर लिए हैं। अगले सवाल में देख बोला जा रहा है, अगले सवाल में बोला जा रहा है कि sec थीटा प्लस टेन ए, ओ सॉरी, sec ए प्लस टेन ए, एक कोष्टक में दिया है, दूसरे कोष्टक में दिया है 1 माइनस साइन ए का मान होगा। ठीक है, हम लोग अगले सवाल को देखते हैं। करने वाले पूरा संपूर्ण सॉल्यूशन करने वाले हैं। ठीक है, sec ए प्लस sec ए और दूसरे बटे कॉस होता है, और टेन का व्युत्क्रम साइन बटे कॉस होता है। अब अगर यहाँ गौर से देखा जाए, दोनों के हर समान है तो अंश आपस में जुड़ जाएंगे, यानी 1 प्लस साइन है, इधर 1 माइनस साइन कॉस। से देखो ये लिखा हुआ है ए प्लस बी और ये लिखा हुआ है ए माइनस बी। तो ए प्लस बी और ए माइनस बी आप लोगों ने पढ़ा होगा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, यानी कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बन जाएगा, बट ए में आएगा आपका कॉस ए। सर्वसम का आप लोगों ने पढ़ी है कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। वहां से अगर हम कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालें, यानी कि यहाँ से हम लिखेंगे चूंकि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है आपका? 1 होता है। यहाँ से अगर हम कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालते हैं तो साइन स्क्वायर उधर चला जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि एस के स्थान पे हम लोग रख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए बटे कॉस ए, भाग में घात कम हो जाएगी, यानी कि आंसर आपका बनेगा कॉस ए। इस वाले का आंसर बन जाएगा आपका कॉस ए, ऑप्शन नंबर 4 आपका सही होगा। ठीक है, इसी क्रम में हम लोग बढ़ते हुए 15वें सवाल को देखते हैं। बोला जा रहा है, यदि त्रिज्या 7 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त के एक त्रिज्यखंड का कोण 60 अंश है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है। देखिए, इस सवाल में आपसे फॉर्मूला पूछा गया है, और ये वैल्यू जो दी गई है वो भटकाने के लिए आपको दे दी गई है, ताकि बच्चे इससे क्या हो जाएं? कंफ्यूज्ड हो जाएं। तो आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है। पेपर आपको क्या करना, जाना है एकदम पढ़ के आना है, बिल्कुल अच्छी तरीके से। हो जाएगा, ठीक है ना? ये आपका केंद्र हो गया, तो चाप के बीच
ये जो कोण दिया गया है वो आपको 60 डिग्री का दिया गया है त्रिज्या, और ये चाप दिया गया, ये जो चाप दो चापों के बीच में बनने वाला जो कोण है वो आपका त्रिज्यखंड हो जाएगा। ये आपका जो है ये आपका त्रिज्यखंड होगा। हमें क्या करना है, देखिए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला जो होता है वो होता है, यानी कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। ठीक है ना, ये आपका फॉर्मूला होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, बिल्कुल एकदम ठीक है। और इसमें जो वैल्यूज दी गई थी 7 सेंटीमीटर और 60 अंश, ये सब कंफ्यूज करने के लिए दी गई थी, तो इसकी इससे कि बच्चे कंफ्यूज हो जाएं और इसका आंसर गलत दे के आ जाएं। ठीक है ना। पूर्वा सवाल बोला गया है, एक सुराही निम्नलिखित का संयोजन है। यानी कि सुराही होती है वो आप लोगों ने सब लोगों ने देखी होगी। सुराही कैसी होती है, सुराही जो होती है वो कुछ इस प्रकार की होती है, एक नीचे की ओर बेलन गोला होता है, और उसकी जो गर्दन होती है, सुराही की जो गर्दन होती है वो कैसी होती है, सुराही का संयोजन कैसा होगा, एक गोला और एक वेलन होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 16वें का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, तो हम लोग बात कर लेते हैं 17वें सवाल की। 17वें सवाल में क्या बोला जा रहा है, देखिए 17वें सवाल में बोला जा रहा है, 1 से 10 तक की धनात्मक विषम संख्याओं का माध्य होगा। यानी समांतर माध्य पूछ लिया गया है 1 से 10 तक की विषम धन संख्याओं, विषम धन धनात्मक संख्याओं का। 1 से 10 तक की, 1 से 10 तक विषम धनात्मक कितना होगा, विषम धनात्मक संख्या धनात्मक संख्या कौन कौन सी होगी, 1 होगी, जाएगी, माध्य निकालना है, माध्य निकालना है। माध्य बराबर क्या होता है, माध्य बराबर फॉर्मूला होता है सभी पदों का योग बटे पदों की संख्या। जोड़ लीजिए, 3 1 4, 9 9 7 16, 16 और 9 हो जाएगा 25। ठीक है, 25 बटे आपका आ जाएगा, संख्याएं टोटल कितनी है, 5 है, तो 5 से इसको डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा आपका 5, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 ठीक है, इसका सही आंसर हो जाने वाला है। तो आज नेक्स्ट सवाल में बोला गया है आंकड़ों 13 15 16 17 19 20। ठीक है, इनकी माध्यिका होगी, माध्यिका निकालने के लिए अगर आंकड़े दिए जाते हैं, ठीक है, माध्यिका जो होती है वो दो तरीके से निकालते हैं। अगर आंकड़े दिए जाते हैं तो आंकड़ों को काउंट कर लेना, अगर सम संख्या आती है तो उसके लिए फॉर्मूला अलग होता है, विषम संख्या होती है उसके लिए फॉर्मूला अलग होता है। ठीक है, आंकड़े आपको दिए गए हैं 13 15, जब दिए जाए और माध्यिका निकाल लियो, सबसे पहले आंकड़ों को क्या करते हैं, आरोही क्रम में रखते हैं। ठीक है, तो यहां से हम काउंट कर लेते हैं, क्या बनता है 1 2 3 4 5 6, यानी सम संख्या। n बराबर क्या बना, n बराबर 6 आया, जो कि एक सम संख्या है। इसके लिए हम लोग माध्यिका का फॉर्मूला लगाएंगे, n बटे 2 वहां पर प्लस n बटे 2 प्लस 1 वहां पर, 6 बटे 2 करोगे, 6 बटे 2 का मतलब हो गया तीसरा पद, प्लस यहाँ n बटे 2 करोगे, तीसरा है, 3 और 1 यहाँ हो जाएगा 4, यानी चौथा पद 16 है, चौथा पद आपका 17 है, बटे में आपका आ जाएगा 2। दोनों को ऐड कर देंगे तो आ जाएगा आपका 33 बटे 2, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सही होगा, तीसरा। तीसरा ऑप्शन कैसा हो जाएगा, सही हो जाएगा इसका। ठीक है, चलिए
इसी क्रम में हम लोग अगले सवाल को देखते हैं। अगले सवाल में क्या बोला जा रहा है, जो लाइक जरूर कर दें, ठीक है। चलिए देखिए, आपका अगला सवाल क्या बोला जा रहा है। अगले सवाल में बोला जा रहा है, यदि कुछ प्रेक्षणों का माध्य 27 दिया गया है, आपको माध्य दिया गया है 27, ठीक है। बहुलक दिया गया है 45, बहुलक जो दिया गया वो 45 दिया गया है। बोला गया है तब माध्यिका होगी, माध्यिका पूछ ली है। तो देखिए, क्योंकि इसके लिए एक फॉर्मूला होता है 3 बराबर 2 गुणा माध्य रखते हैं। जो माध्यिका पूछी गई है 3 गुणा माध्यिका बराबर 2 गुणा 27 प्लस क्या बनेगा, देखिए हो जाएगा 54 डिवाइड में हो जाएगा, ये माध्यिका बराबर आ गया। तो माध्यिका 9 के 3 से डिवाइड कर, जाता है तो 3 से छोटी एक विषम संख्या आने की प्रायिकता होती है। देखिए, 3 से छोटी विषम संख्या कौन सी होगी, 1 होगी। और पासे जो होता है, पासा जो होता है, आपने लूडो लूडो खेला होगा, तो लूडो में पासा जो होता है उसके 6 फलक होते हैं, 1 से लेकर 6 तक की संख्याएं लिखी होती हैं। तो क्या करना है, हमें 3 से छोटी कितनी है, 1 है। 1 आने की प्रायिकता बतानी है, 3 से छोटी विषम संख्या कौन सी होगी, 1 होगी। तो 1 आने की प्रायिकता कौन सी होगी, टोटल फलक 6 होंगे, यानी कुल परिणाम कितने मुझे प्राप्त होंगे, 6 परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। उसमें से एक परिणाम आपको रखना है, तो इसका जो आंसर बन जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 1/6। ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।